रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की एक बेंच पर सोम और समिधा बैठे हुए अम्मा बाबूजी की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। कोहरे के कारण गाड़ी 4 घंटे लेट थी। सोम गहरे सोच में था। वह मन ही मन बढ़ने वाले खर्च को सोचकर गुड़ा भाग में लगा हुआ था। समिधा, इस ईएमआई के कारण हम लोगों के हाथ हमेशा बंधे रहते हैं। तुम भी सोम न जाने क्या क्या सोचते रहते हो। इसी के जरिए तो हम लोगों ने सुख सुविधा की चीजें जोड़ ली हैं। नहीं तो भला क्या मुमकिन था। समिधा, अम्मा बाबूजी पहली बार अपने घर आ रहे हैं। ध्यान रखना अम्मा नाराज ना हो पाए। सोम, तुम यह बात कम से कम 15 बार कह चुके हो। तुम्हारी अम्मा तुनक मिजाज है, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। सोम चुप होकर बैठ गया। उसके मन में डर था कि अम्मा और समिधा की कैसे निभेगी, क्योंकि अम्मा जी को उसके हर काम में मीन मेख निकालने की आदत है। समिधा भी बहुत जिद्दी है। सोम उसे 2 साल तक मां न बनने की बात कह रहा था, लेकिन उसने चुपचाप अपनी मनमानी कर ली। यह राज तो तब खुला जब एक दिन उसने समिधा से कहा कि उसका प्रमोशन हुआ है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। तभी हंसकर बोली थी वह, आपका एक प्रमोशन और हुआ है। वह क्या? पूछने पर समिधा शर्माते हुए बोली थी, आप पापा बनने वाले हैं। सुनकर वह घबरा गया था। नहीं नहीं, अभी यह सब नहीं। अभी मेरे लिए तुम्हारी नौकरी बहुत जरूरी है। तुम ऑफिस जाओगी तो बच्चे को कौन रखेगा? निश्चिंत होकर वह बोली थी, मैंने अम्मा से बात कर ली है, वे अब यहीं रहेंगे, बच्चे को वही संभालेंगी। दोनों में अच्छी खासी बहस हो गई थी। सोम का कहना था कि उसकी और अम्मा की पटेगी नहीं। समिधा का कहना था कि वह अम्मा को अच्छी तरह समझती है, वे उसे अकेला छोड़कर गांव कभी नहीं जाएंगी। सोम गंभीर होकर अपनी और समिधा की मुलाकात और शादी के बारे में सोचने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कल की ही बात हो। समिधा सोम के ऑफिस में ही काम करती थी। वह गोरे रंग एवं तीखे नए नक्श वाली लड़की थी। काम के सिलसिले में उसे सोम के पास बार बार जाना पड़ता था। दोनों ही साधारण परिवार से थे। मिलते जुलते कब एक दूसरे के आकर्षण में बन गए, उन्हें पता ही नहीं लगा। समिधा का पहले शर्माना, फिर मुस्कुराना, फिर साथ में कॉफी पीना और फिर बाइक पर लिफ्ट। चूंकि दोनों की पृष्ठभूमि लगभग एक सी थी, अतः प्यार परवान चढ़ने लगा। ऑफिस में दोनों के बारे में चर्चा होने लगी थी। कुछ दिन बाद अचानक समिधा ने ऑफिस आना बंद कर दिया था, तो सोम परेशान हो उठा। उसने समिधा के घर का पता लगाया और बेचैन हालत में उसके घर पहुंच गया। वह एक कॉलोनी में अपनी बुआ के साथ रहती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बुआ ने ही उसे पढ़ाया लिखाया था। बुआ एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। समिधा और बुआ दोनों एक दूसरे का सहारा थी। मेवा मिठाई पकवान तो उनके पास नहीं था, परंतु दाल रोटी अच्छी तरह चल रही थी। सोम को देखते ही समिधा की बुआ सरिता जी की त्योरियां चढ़ गई थी। छूटते ही उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी कि कहाँ रहते हो, घर पर कौन कौन है, समिधा से क्यों मिलने आए हो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, आदि आदि। सोम के माथे पर पसीना आ गया था। वह उस घड़ी को कोसने लगा था जब उसने समिधा के घर की ओर रुख किया था, परंतु वह अपनी अम्मा के ऐसे तेवरों से वाकिफ था, इसलिए उसने धैर्य पूर्वक उन्हें उत्तर दिया। जब सरिता जी थोड़ी आश्वस्त हुई तो बोली, इसे तो 1 हफ्ते से बुखार आ रहा था, इसलिए ऑफिस नहीं जा सकी थी। अब बुखार ठीक हो गया है, इसलिए कल से यह ऑफिस आएगी। फिर चेतावनी भरे स्वर में बोली, मुझे लड़के लड़कियों की दोस्ती पसंद नहीं है। लड़के कुछ दिन तो लड़कियों से प्यार का नाटक करते हैं, फिर जब दूसरी पर दिल आ जाता है तो पहली वाली की ओर मुड़कर भी नहीं देखते। सोम की तो स्पष्टवादी
सरिता जी के सामने बोलती ही बंद हो गई। सरिता जी उठकर अंदर चली गई। तब समिधा ने फुसफुसाकर उससे कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बुआ ने इतनी बातें कह डाली आपसे। मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। सोम ने दबे स्वर में कहा, तुम्हारा मोबाइल बंद था इसलिए मैं घबरा गया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वह खड़ा ही हुआ था कि तभी बुआ चाय नाश्ता लेकर आ गई। बोली, क्यों बेटा, तुम मेरी बात का बुरा मान गए क्या? मेरी जवान बेटी है, सुंदर भी है, इसलिए डरती हूँ कहीं किसी गलत लड़के के चक्कर में न पड़ जाए। लंबा चौड़ा दहेज देने की हैसियत तो मेरी है नहीं कि यह राजकुमार का ख्वाब देखे। कोई पढ़ा लिखा कमाता खाता लड़का मिल जाए जो इसका ध्यान रखे, इसको इज्जत दे, बस यही चाहती हूँ मैं। पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया है मैंने इसे, अपने पैरों पर खड़ी हो गई है अब। सोम ने उन लोगों से विदा ली। सरिता जी की स्पष्टवादिता से वह उनका कायल हो गया। एक माँ के दर्द को उसने गहराई से अनुभव किया था। उसी क्षण उसने मन ही मन समिधा से शादी का निर्णय कर लिया था। अम्मा बाबूजी से आज्ञा लेना तो मात्र औपचारिकता थी। अगले दिन वह ऑफिस गई तो सोम से आंखें मिलाने में सकुचा रही थी, परंतु वह उसको देखते ही खुश हो गया। लंच के समय समिधा ने पुनः उससे बुआ की बातों के लिए माफी मांगी, परंतु सोम ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव ही रख दिया। वह खुशी से झूम उठी। उसे अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक हफ्ते बाद ही सोम छुट्टी लेकर अपने गांव गया। वहां उसने अम्मा बाबूजी को उसका फोटो दिखाकर पूछा, यह लड़की कैसी है? दोनों ने फोटो देखा, फिर एक साथ बोल पड़े, दहेज कितना मिलेगा? वह बोला, दहेज? लेकिन मैं तो बिना दहेज लिए ही शादी करूंगा। बाबूजी भड़क उठे, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास क्या रकम गड़ी है जो मैं शादी में खर्च करूंगा? अभी तक सुनंदा के विवाह का कर्ज चुका रहा हूँ, ब्याज बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रुपया। तुम्हें जो नकद मिले उससे तुम शहर में अपने लिए घर ले लेना। आप मेरे घर की चिंता न करें, किस्तों में फ्लैट मैं ले चुका हूँ। आप दहेज की बात करते हैं, वह तो नौकरी कर रही है, सारी जिंदगी कमाकर दहेज देती रहेगी। बाबूजी चीखते हुए बोले, जब तुमने सब तय कर लिया है तो मुझसे हामी भरवाने की क्या जरूरत है? भाड़ में जाओ, जो चाहे वह करो। सोम ने अगली सुबह की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली लौट आया। उसके बाद 3-4 बार वह जल्दी जल्दी फिर गांव गया। अम्मा बाबूजी को तरह तरह से समझाने का प्रयास करता रहा, परंतु हठी बाबूजी का मन नहीं पसीजा। बाबूजी और सोम में बोलचाल बंद हो गई थी। वह उनके सामने भी नहीं पड़ता था। धीरे धीरे लगभग 1 साल बीत गया। एक बार अम्मा की ममता जाग उठी। बोली, लल्ला, तुम उस छोरी से चुपचाप कचहरी में लिखा पढ़ी से ब्याह कर लो। तुम्हारे बाबूजी गांव भर में पंडिताई करते हैं, इसलिए अपनी बदनामी से डरते हैं। तुम बाद में बहू को लेकर आ जाना, हम सब संभाल लेंगे। दिल्ली लौटकर सोम ने कोर्ट में शादी के लिए अर्जी दे दी और नियत तिथि को उदास मन से शादी कर ली। शादी में कोई धूमधाम न होने से दोनों के मन में बड़ा मलाल था। समिधा ने सोम की उदासी परखते हुए कुछ दिन बाद उसके गांव चलने का प्रस्ताव रखा। सोम अम्मा बाबूजी के स्वभाव से परिचित था। उसने उसे समझाया, तुम उनके क्रोध को नहीं जानती हो, वे ना जाने कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। वैसे वह भी समिधा को सबसे मिलवाना चाहता था। नए जीवन की शुरुआत पर अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद लेना चाहता था। उसने अम्मा को फोन किया, अम्मा, आपके कहे अनुसार हमने कचहरी में शादी कर ली है। अब हम दोनों आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। अम्मा जैसे इंतजार ही कर रही थी, तुरंत बोली, आ जाओ, हम भी तो तुम्हारी परकटी परी को अपनी आंखों से देखें।
जिसने हमारे लल्ला को फंसा लिया है। संविधा के बाल कटे हुए थे। आज्ञा पाते ही सोम खुशी से उछल पड़ा। वह बाजार जाकर बाबूजी के लिए सिल्क का कुर्ता, धोती और ऊनी 2 शाला लाया। अम्मा के लिए सुंदर सी साड़ी और शॉल लाया। सरिता जी ने भी अपनी ओर से उनके लिए उपहार दिए। सोम के मन में रास्ते भर उमड़ घुमड़ मची रही। वह घर रात के अंधेरे में पहुंचा। संयोगवश दरवाजा बाबूजी ने ही खोला। सोम को देखते ही वे मुंह फेर ही रहे थे कि संविधा उनके पैरों पर गिर पड़ी। बाबूजी थोड़ा सकपकाए, परंतु तुरंत ही सब समझ गए। फिर अप्रत्याशित रूप से आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा प्रसन्न रहो। सोम का दिल बल्लियों उछल रहा था, परंतु यह क्या? बाबूजी ने अम्मा को आवाज दी, उठो, तुम्हारा लाडला बहू लेकर आया है। ना ढोल ना नगाड़ा, बस बेटे का ब्याह हो गया। अम्मा ने आकर दोनों को गले से लगा लिया। आंसुओं की धारा में सारा कलुष बह गया। बाबूजी भी चुपचाप अपने आंसू पोंछते रहे। अगली सुबह ही अम्मा ने आदमी भेजकर अपनी बेटी सुनंदा को बुला लिया। वह सपरिवार आ गई। घर में खूब रौनक हो गई। बाबूजी ने कोई कसर न छोड़ी। गांव वालों को दावत दी। अम्मा ने संविधा को अपना हार पहना दिया। सोम बहुत खुश था। उसने स्वप्न में भी बाबूजी द्वारा ऐसे स्वागत के बारे में नहीं सोचा था। दोनों की गृहस्थी की गाड़ी रफ्तार से चल निकली। एक की पूरी तनख्वाह EMI चुकाने में चली जाती थी। एक की तनख्वाह से घर चलता था। सोम अम्मा बाबूजी को हर महीने कुछ पैसा भेजता था। साथ ही सुनंदा जी की भी कुछ न कुछ मदद करता रहता था। इसलिए उसका हाथ हमेशा तंग रहता था। सोम, कहाँ खो गए हो? संविधा की आवाज से उसकी विचार तंद्रा भंग हो गई। ट्रेन के आने की घोषणा हो गई थी। वह वर्तमान में लौट आया था। वह तेजी से अम्मा बाबूजी के डब्बे की ओर चल पड़ा। प्लीज अम्मा का ध्यान रखना, सोम कहना नहीं भूला। उसने लोन पर गाड़ी भी खरीद ली थी। उन लोगों को वह अपनी गाड़ी में दिल्ली घुमाने ले जाएगा, यह उसकी चाहत थी। सोम की अम्मा 65 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। उनका पूरा जीवन गांव में गरीबी में बीता था। पहली बार वे दिल्ली आई थी। प्लेटफार्म की भीड़ देखकर वे हैरान थीं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही और गाड़ियों की कतार उनके लिए नई चीज थी। ऊंची ऊंची अंटालिकाओं की भव्यता से वे हतप्रभ थी। रोशनी की जगमग देख हुए बोल उठी, काहो लल्ला, कोई मेला है क्या? नहीं अम्मा, लोग काम से आते जाते रहते हैं। यह देश की राजधानी दिल्ली है। लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर चढ़ना भी उनके लिए अनोखा अनुभव था। सोम का फ्लैट 6ठी मंजिल पर था। सोम के ड्राइंग रूम में सोफा सेट आदि सामान देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोम, इतने सामान में तो बहुत रुपये लगा होगा। नहीं अम्मा, हम लोगों ने एक एक करके पुरानी चीजें खरीद ली हैं। सोम के 70 वर्षीय पिता दमा के मरीज थे। वे अक्सर खांसते रहते थे। उसकी दिली इच्छा थी कि वह बाबूजी का अच्छी तरह से इलाज कराए। वह उन्हें एक बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए ले गया। उनकी दवा और खाने पीने का पूरा ख्याल रखा। बाबूजी उससे बहुत खुश थे, परंतु सोम का बजट थोड़ा गड़बड़ाने लगा था। फिर भी बाबूजी की सेवा करके वह बहुत खुश था। दवा के बड़े लिफाफे को देखकर अम्मा एक दिन बोली, बुढ़ऊ की तो सारी उम्र खांसत बीत गई। अब काहे को इनके लिए डॉक्टरों की जेब में रुपया भर रहे हो? बहुत ज्यादा है तो बहन सुनंदा को भेज दो, उसे सहारा हो जाएगा। उसे अच्छा नहीं लगा। अम्मा, आप तो बस कुछ भी बोलती रहती हैं, उसने कहा। फिर बात बढ़ न जाए, यह सोचकर वह उठकर अपने कमरे में चला गया। जब से अम्मा ने सोम का घर और रहन सहन देखा है, तब से उन्हें सुनंदा की याद बार बार आ रही थी। संविधा समय से अम्मा बाबूजी को चाय नाश्ता देती थी, खाना बनाकर ही ऑफिस जाती थी। फिर भी अम्मा उसे पसंद नहीं करती थी।
हालांकि वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव व आंखें बहुत कुछ कह देती थी। एक दिन बोली, बहू अब ऑफिस जाना बंद करो, ऐसी हालत में घर से निकलना ठीक नहीं है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सब हाथ मलते रह जाएंगे। उसने धीरे से कहा, अम्मा बाद में भी छुट्टी लेनी है, इसलिए ज्यादा छुट्टी ले लेंगे तो तनख्वाह कट जाएगी। एकदम भड़क कर वे बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा सोम डफली बजाता है, तुम ही रोटी चलाती हो। इसी तरह कुछ ना कुछ रोज होता रहता। समिधा तनाव से ग्रस्त हो जाती, परंतु उसने मर्यादा का सदा ध्यान रखा। सोम व समिधा बच्चे को लेकर नित्य नई कल्पनाएं करते। समिधा ने पहले से ही छोटे बच्चे के लिए कपड़े, स्वेटर, मोजे आदि बना रखे थे। अम्मा भी दादी बनने की कल्पना से अत्यंत खुश थी। वह मन से कोमल थी, केवल जबान की तीखी थी। इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। समिधा ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अम्मा बाबूजी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पूरे वार्ड में घूम घूम कर उन्होंने लड्डू बांटे। प्यार से समिधा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अम्मा बच्चे के ऊपर रुपए निछावर करके आया को दे आई। समिधा और सोम भी प्यारे से गोलू को पाकर निहाल हो उठे थे। वह घर आ गई थी। अम्मा अपने साथ गांव से घी लाई थी। उन्होंने प्यार से उसके लिए हलवा, सोट के लड्डू और गोंद की बर्फी बनाई। बचपन से माँ के अभाव में पली बड़ी वह सास के लाड़ प्यार से अभिभूत हो उठी थी। उनकी प्यार भरी देखभाल से उसकी सेहत और रूप निखर उठा था। इतना सब करने के बाद भी अम्मा की दिखावे की आदत ने घर में कलुषता घोल दी। एक दिन वे बोली, सोम तुम्हारे बेटा हुआ है, बहन सुनंदा को क्या दोगे? अम्मा अभी तो अस्पताल वगैरह में बहुत रुपए खर्च हो गए हैं, इसलिए बाद में आप जो कहिएगा वह दे देंगे। अम्मा सुनते ही बिफर पड़ी, तुम दोनों का तो हिसाब ही नहीं समझ में आता। दोनों सुबह के गए रात में घर घुसते हो, दोनों हाथ से कमा रहे हो, फिर भी बहन को देने के नाम पर कुछ है ही नहीं। अम्मा का पारा गर्म हो गया था। उनकी आदत थी कि जब उनके मन का काम नहीं होता था वे मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। उनकी चुप्पी उनके गुस्से की घोतक थी। चेहरे के हाव भाव बिगड़े बिगड़े थे। समिधा समझ रही थी कि स्थिति नाजुक है। उसने समझदारी से गोलू को उनकी गोद में दे दिया। गोलू को देखकर वे थोड़ी सामान्य हुई। एक दिन अम्मा कोने में खड़ी होकर सुनंदा जीजी से फोन पर धीरे धीरे बातें कर रही थी। समिधा वहां से गुजरी तो उसे सुनाई पड़ा, सुनंदा तुम छोटी हो, तुम्हें भाई भाभी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वे तुमसे बड़े हैं, तुम अपने पैसे मत खर्च करना, बस जब आना तो गोलू के लिए एक जोड़ी कपड़े ले आना। सोम के पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। समिधा चुप्पी है लेकिन है पूरी घाघ, वही सोम को भरती रहती है। इन बातों को सुनकर समिधा का दिल टूट गया। वह अम्मा को कैसे समझाए कि वह किस तरह से EMI के शिकंजे में फंसी हुई है। अम्मा को तो इस घर की ऊपरी चमक दमक दिख रही है, परंतु इसके अंदर की कहानी का क्या उन्हें पता। गोलू 3 महीने का होने वाला था। समिधा की छुट्टियां समाप्त होने वाली थी। अभी तक तो वह घर में ही रहकर सब कुछ अच्छी तरह से संभाल रही थी। कल से उसे ऑफिस जाना है। उसने सुबह जल्दी उठ नाश्ता और खाना बना दिया, फिर अपना और सोम का टिफिन भी तैयार कर लिया। लेकिन गोलू को छोड़कर जाते समय उसकी आंखें भर आई। सोम से बोली, मुझसे गोलू को छोड़कर नौकरी नहीं हो पाएगी। वह नाराज हो उठा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी नौकरी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं अभी बच्चे के लिए मना कर रहा था। ऑफिस में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अम्मा के लिए भी दिन भर गोलू को रखना भारी पड़ रहा था। अतः अम्मा की परेशानी को समझकर उनकी सहायता के लिए आया सुशीला को रख दिया था। 2-4 दिन तो अम्मा सुशीला के साथ खुश रही। फिर शुरू हो गई उनकी शिकायतें।
वह ऑफिस से आती तो गोलू और सुशीला दोनों की शिकायतों का लंबा पुलिंदा अम्मा की जबान पर तैयार रहता। सुशीला के लिए अम्मा का कहना था कि सारे काम तो वे खुद करती हैं, वह तो बैठे रहने का पैसा लेती है। समिधा ने उन्हें कई बार समझाया कि आप इसको लगाए रखें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगी। सुशीला 15-16 वर्ष की लड़की थी, उसमें बचपना था। वह फटाफट काम करके टीवी देखने बैठ जाती, जो अम्मा को नागवार गुजरता। समिधा ने अम्मा को खुश करने के लिहाज से कई बार सुशीला को जोरदार डांट पिलाई, परंतु अम्मा जिससे चिढ़ जाएं, उन्हें उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाती थी। आखिर एक दिन उन्होंने उसे भगा दिया। वह ऑफिस से आई तो उससे बोली, समिधा तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी नौकरी के कारण मैं यहाँ परेशान रहती हूँ और यह नन्हा गोलू भी। तुम घर में रहोगी तभी मैं यहाँ रह पाऊंगी, नहीं तो मैं गांव चली जाऊंगी। समिधा सन्न रह गई। उसकी सारी छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। वह तो स्वयं गोलू के बिना ऑफिस में कैसे समय बिताती है वही जानती है, परंतु वह क्या करे, नौकरी तो उसकी मजबूरी है। वह गोलू को अपने से चिपटाकर सिसक उठी। वह बार बार गोलू को चूमती जा रही थी। तभी सोम आ गया। समिधा क्या बात है? वह आंसू पोंछती हुई बोली, अम्मा मुझसे नौकरी छोड़ने को कह रही हैं, नहीं तो वो गांव चली जाएंगी। वह घबराकर बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अभी बच्चे के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने माना नहीं। अब क्या होगा? मैं तो जानता था वे यहाँ नहीं टिक सकती। अम्मा जल्दी जल्दी बड़बड़ाती हुई सामान समेटने में लगी थी। बच्चा रोए तो रोए, सुबह सुबह सज धज कर घर से निकल जाना, नौकरी तो बहाना है, हम सब समझते हैं। सोम सीधा है, इसलिए जो जी में आता है वह करती है, उसे तो उंगली पर नचाती है। क्या हमारा सोम कमाता नहीं है? अनाप शनाप बोलती जा रही थी वे। इन अनर्गल बातों को सुनकर सोम अपना आपा खो बैठा। अम्मा सुनो, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको मेरे कमरे का सोफा सेट, टीवी, फ्रिज दिखाई पड़ रहा है और मेरी गाड़ी भी दिख रही है। ये सब हम लोगों ने लोन से खरीदा है। इन चीजों के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करके आधी आधी रात में घर लौटते हैं ताकि EMI चुका सके। जैसे आप लोग गांव में साहूकार से कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ बैंक से कर्ज लेते हैं। उसका ब्याज और किस्त हमारी तनख्वाह से कटता रहता है। ब्याज चुकाने के बाद जो रुपए बचते हैं, हमें उन्हीं से गुजर बसर करना पड़ता है। समिधा की तनख्वाह तो मुझसे ज्यादा है। यदि नौकरी छोड़नी है तो मैं छोड़ूं, क्योंकि मेरी कमाई कम है। पहले तो आप उससे कहती रही, तुम माँ बन जाओ, हम लोग तुम्हारे पास रहकर बच्चे की देखभाल करेंगे। अब आप हमें मझधार पे छोड़कर गांव जाने को तैयार हैं। सब गड़बड़ समिधा की जिद के कारण हुआ है। हर समय आप सुनंदा को लेकर रोती रहती हैं, लेकिन सुनंदा की परेशानी का कारण आप हैं। जल्दबाजी में छोटी उम्र में उसका विवाह अनपढ़ लड़के से कर दिया। कच्ची उम्र और नासमझी में आज वह 4 बच्चों की माँ है। जीजा जी को शराब की लत लग गई है। आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। हमसे जितना बनता है हर महीने उनकी मदद कर देते हैं। आप क्या समझती हैं? समिधा नौकरी छोड़ देगी तो समझ लीजिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। बस करिए सोम, बस करिए सोम। समिधा बीच में आ गई और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गई। घर में सन्नाटा छा गया था। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या जिंदगी है, हर क्षण संघर्ष, पल पल नई लड़ाई। किस तरह सोम से छल करके इस प्यारे गोलू को मैं पाने में कामयाब हो पाई हूँ, तो अब उसको पालने का संकट। क्या हम मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की यही कहानी है? आंसू पोंछती हुई वह हिम्मत करके अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा मैं तो बचपन से ही अनाथ थी। बुआ ने पाल पोस कर बड़ा किया, फिर वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी झोली दोबारा खुशियों से भर गई, जो आप जैसे अम्मा बाबूजी मिल गए।
पहले आपकी एक बेटी थी, अब आपकी 2 बेटियां हैं। नौकरी तो मेरी मजबूरी है। आप मेरे दर्द और मजबूरी को समझिए। मुझे भी गोलू को छोड़कर जाने में तकलीफ होती है, लेकिन क्या करूं, वह फूट फूट कर रो पड़ी। अब माँ का दिल पिघल उठा। वे समिधा को गले से लगाकर बोली, मत रो बेटी, मैं गांव की अनपढ़, ये सब क्या जानूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए जो मुझे तुम जैसी समझदार बेटी मिली। सुशीला को फोन कर दो, कहना अम्मा कह रही हैं चुपचाप कल से आ जाए और तुम निश्चिंत होकर अपना कर्जा